3500 करोड़ का फायदा, ये दावा था दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का, जिसके लिए 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में एक नई एक्साइज पॉलिसी लागू की गई। आम आदमी सरकार ने इसे अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक स्कीम बताया, जिसमें शराब की बिक्री को सरकारी हाथों से हटाकर प्राइवेट कंपनी को देने की योजना बनाई गई, ताकि सरकार अपना काम और भी अच्छे ढंग से कर पाए। साथ ही इससे लिकर मार्केट में होने वाले करप्शन को भी खत्म करने की बात की गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 8 महीने बाद ही यानी जुलाई 2022 में इसे वापस ले लिया गया, और जो पॉलिसी करप्शन को खत्म करने के लिए लाई गई थी वो खुद ही एक स्कैम बन गई। इस पॉलिसी के आने के बाद देश में इतना बवाल मचा कि आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और संजय गुप्ता जैसे कद्दावर नेता तक को जेल का रास्ता देखना पड़ा। इतना ही नहीं, इस पॉलिसी का रिश्ता दिल्ली से बाहर केसीआर की बेटी से लेकर पंजाब और गोवा तक था। लेकिन वो रिलेशन था क्या? आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर सच क्या है लिकर मार्केट इन इंडिया। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि भारत में लिकर मार्केट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है और इंडिया में इसकी मार्केट रन कैसे करती है। देखिए दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 ने पूरे देश को लॉकडाउन में डाल दिया था। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन एक मार्केट ऐसी थी जिसे कोविड काल में भी कोई बंद नहीं कर पाया। यहाँ तक कि सरकार ने खुद इस मार्केट के लिए स्पेशल टाइमिंग बनाई ताकि इसकी इकोनॉमी पर कोई फर्क ना पड़े। ये मार्केट कोई और नहीं बल्कि शराब की ही मार्केट थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया होल्ड्स द पोजीशन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर अल्कोहलिक बेवरेजेस ग्लोबली, जो $52 बिलियन की मार्केट होल्ड करती है, और ये हर साल 7.33% के रेट से बढ़ भी रही है, जो इंडिया को वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर लिकर बनाती है। इस ग्रोथ की दो सबसे बड़ी रीजन है मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, और इससे जनरेटेड रेवेन्यू सरकारों को एक मैसिव प्रॉफिट प्रोवाइड कराता है, जिसका कारण है इस पर लगने वाला टैक्स सिस्टम, क्योंकि लिकर जीएसटी के अंदर नहीं आता और इसलिए सरकार अपने मनमाने ढंग से इस पर कितना भी टैक्स वसूल कर सकती है। इसलिए ये काफी स्टेट्स की पसंदीदा इंडस्ट्री भी है। फॉर एग्जाम्पल, अकेले तमिलनाडु और कर्नाटक में ही इंडिया के टोटल लिकर सेल्स की 25% सेल होती है। इन 2019 to 2020, उत्तर प्रदेश टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विच जनरेट हाईएस्ट एक्साइज रेवेन्यू, जो था 31,571 करोड़ रुपए, जो उत्तर प्रदेश के टोटल रेवेन्यू का 20% है। अगर दिल्ली की बात करें तो पूरे देश का 4% लिकर कंजम्पशन दिल्ली में ही होता है। हाल ही में दिवाली पर ही मात्र 18 दिनों में 3 करोड़ शराब की बोतलें बिक चुकी थी, जिससे 554 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। Why एक्साइज पॉलिसी नीडेड? दोस्तों, अब क्योंकि पूरे देश में लिकर मार्केट एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है, तो ऐसे में इसको रेगुलेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे इस मार्केट पर सही से कंट्रोल किया जा सके, ताकि इसकी प्राइसिंग, मार्केट सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, लाइसेंसिंग, टैक्स कलेक्शन और गवर्नेंस को सही से मैनेज भी किया जा सके। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में हाल ही में एक न्यू एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी, जिस पर बवाल मच गया। पर आखिर क्यों? और दिल्ली में लिकर मार्केट का पुराना मॉडल क्या था? ओल्ड लिकर पॉलिसी। दिल्ली में पहले लिकर की सेल का जिम्मा सरकार और प्राइवेट पार्टनर दोनों पर ही था, जिसमें सरकार द्वारा ये शॉप्स दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली कंज्यूमर्स कॉर्पोरेटिव होलसेल स्टोर लिमिटेड और दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू चलाई जाती थी। और ये गवर्नमेंट एजेंसीज दिल्ली के टोटल लिकर शॉप्स की 60% मार्केट अपने पास होल्ड करती थी। पर इस पुरानी पॉलिसी में कई सारे ऐसे लूप होल्स थे, जैसे वैट की चोरी। दरअसल पुरानी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेलर को हर बॉटल पर 25% का वैल्यू एडिड टैक्स देना होता था, जिसे बचाने के लिए अक्सर दुकानदार कम सेल दिखाते थे और सरकार को इससे हो जाता था भारी नुकसान। ऊपर से दारू की ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत ही बड़ी मात्रा में होती थी। वहीं दूसरी ओर एक इशू ये भी था कि क्या शराब बेचना सरकार का काम होना चाहिए या सरकार को अपनी एनर्जी और दूसरे कामों में लगानी चाहिए। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नई नीति बनाने का फैसला किया, जिसे कहा गया न्यू एक्साइज पॉलिसी ऑफ दिल्ली,
जिसके बनने की भी अपनी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये न्यू एक्साइज पॉलिसी बनी कैसे, यानी जर्नी ऑफ न्यू एक्साइज पॉलिसी। देखिए, सितंबर 2020 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है जो पब्लिक डोमेन से सजेशन मांगकर एक ड्राफ्ट रेडी करती है और फरवरी 2021 को इसे दिल्ली कैबिनेट के सामने पेश किया जाता है। अब मनीष सिसोदिया, जो कि उस समय एक्साइज डिपार्टमेंट के भी मिनिस्टर थे, वो अपने अंडर एक स्पेशल कमेटी बनाते हैं जिसमें कैलाश गहलोत, सत्येंद्र जैन और वो खुद शामिल थे। इस कमेटी ने पूरे ड्राफ्ट प्रपोजल को सही से पढ़ा और मार्च 2021 में एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसे 15 अप्रैल 2021 को दिल्ली के एलजी अनिल बैजल के पास भेज दिया गया। लेकिन एलजी ने इसमें 6 पॉइंट रिव्यू करने के लिए वापस भेज दिया, जिसके बाद कुछ महीने और इस पर रिव्यू करके यानी 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में एक न्यू एक्साइज पॉलिसी लागू कर दी जाती है। नाउ न्यू एक्साइज पॉलिसी में कई ऐसे बदलाव किए गए जिससे गवर्नमेंट और कंज्यूमर दोनों को ही ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। जैसे सबसे पहला है जोनल सिस्टम, जिसमें दिल्ली को 32 जोनों में बांटा गया और 849 लाइसेंस बांटे गए। इसमें से करीब 650 दुकानें खुल भी गईं, यानी हर जोन में 25 से 26 दुकानें। एक जोन के अंदर 8 से 9 वार्ड शामिल किए गए। ऐसे में हर एक वार्ड में 3 शराब की दुकानें खुलती चली गईं, जिससे जहां पहले किसी एरिया में 1 दुकान और दूसरे में 10 दुकान होती थी, अब वहीं हर इलाके में शराब की लगभग बराबर दुकानें होने लगी। दूसरा बदलाव किया गया लाइसेंस फीस में, जो पहले सिर्फ 7 से 8 लाख होती थी, पर नई पॉलिसी में इस फीस को 7 करोड़ के आसपास कर दिया गया। इस फीस पर ओपन बिडिंग का सिस्टम भी रखा गया, जिससे ये फीस और भी ऊपर जा सकती थी और सरकार को डायरेक्ट बहुत सारा फंड कलेक्ट करने का मौका मिलता। तीसरा बदलाव ये था कि शराब पीने वालों की उम्र को लेकर जो पहले 25 इयर्स थी, जिसे घटाकर 21 साल ही कर दिया गया और सभी दुकानें भी प्राइवेट कंपनीज को दे दी गईं। इससे अब सरकार का डायरेक्ट शराब बेचने में कोई रोल नहीं रहा। इन सब बड़े बदलावों के अलावा कस्टमर की नीड और सेटिस्फैक्शन को भी ध्यान में रखा गया। जैसे अब नई एसी वाली लिकर शॉप्स खुलने की बात की गई, साथ ही मॉल, बार, क्लब और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक शराब बेचने की छूट दे दी गई थी, ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस को भी अच्छा और कन्वीनियंट बनाया जा सके। सुनने में और सरकार के अकॉर्डिंग भी ये एक मास्टर स्ट्रोक स्कीम थी, जो कि सरकार को काफी ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाने वाली थी और इससे देश की राजधानी को थोड़ा और मॉडर्न बनाने का भी प्लान था। खुद डेप्यूटी सीएम और एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने 3500 करोड़ की डायरेक्ट प्रॉफिट इंक्रीज की बात की थी। लेकिन फिर आखिर क्या हुआ कि इस पॉलिसी के चक्कर में खुद बेचारे सिसोदिया जी ही नप गए। चलिए समझते हैं। अब इसके लिए हमें जाना होगा इस पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने के 8 महीने बाद, यानी जुलाई 2022 में। एलिगेशन एंड प्रूफ। दोस्तों, जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी यानी नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें इस नई पॉलिसी में कई सारे लूप होल्स और इश्यूज की बात की गई, जिसकी जांच करने के लिए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई प्रोब की सिफारिश कर दी। इस खबर के बाहर आते ही दिल्ली सरकार में खलबली मच गई और एलजी की सिफारिश के सिर्फ 7 दिन बाद ही मनीष सिसोदिया ने ये नीति वापस ले ली। लेकिन आखिर क्यों? क्या सही में इस पॉलिसी में कोई दिक्कत थी? एक तरफ जो पार्टी करप्शन हटाने की बात करती थी, क्या वही कोई बड़ा स्कैम कर रही थी? इसको जानने के लिए पहले जानते हैं कि आखिर नई नीति में दिक्कतें क्या थीं। प्रॉब्लम्स इन न्यू एक्साइज पॉलिसी। देखिए, इस नीति में ऐसे और भी कई पहलू हैं जिनको लेकर सरकार, व्यापारी और आम जनता तीनों में तनातनी थी। जैसे कि पुरानी नीति में 60% दुकानें ही सरकारी थी और 40% प्राइवेट हाथों में, लेकिन नई नीति में 100% दुकानों को निजी हाथों में दे दिया गया। दूसरा, दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र भी 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई, जिससे दिल्ली में एक तरीके से शराबियों की संख्या भी और ज्यादा बढ़ गई। तीसरा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओपन शॉप्स और होटलों में बिक्री की समस्या सीमा भी सुबह के 3 बजे तक कर दी गई। चौथा, दिल्ली में शराब की दुकानें पहले 150 स्क्वायर फीट एरिया में होती थी, बट न्यू एक्साइज पॉलिसी में 500 स्क्वायर फीट का एरिया होना कंपलसरी कर दिया गया। इससे छोटे दुकानदारों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी और बड़ी कंपनी वर्सेस छोटे दुकानदार का मुद्दा भी सामने खड़ा हो गया। पांचवा, एक तरफ जहां पहले कई लोग शराब लेने जाने से डरते थे या शर्म के मारे झिझकते थे, वहीं अब सरकार ने उन्हें होम डिलीवरी का ऑप्शन भी दे दिया था, जिससे लिकर के कंजप्शन का भी रेट बढ़ गया।
न्यू एक्साइज पॉलिसी का एक यूनिक फीचर ये भी था कि सेलर एक बॉटल पर कितना भी डिस्काउंट दे सकता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में शराब की बिक्री करने वाले कई स्मॉल वेंडर्स दुकानें बंद करने पर मजबूर हो गए। उनका आरोप था कि बड़े कारोबारी अपने यहाँ भारी छूट देते रहे हैं और ऐसे में कारोबार कर पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले तक दिल्ली में दारू की एक बॉटल पर एक बॉटल फ्री मिल रही थी। ये इसी नीति का नतीजा था। जी हाँ, इतना ही नहीं, न्यू एक्साइज पॉलिसी में यह भी आपत्ति जताई गई कि नई नीति के जरिए बाजार में केवल 16 कंपनीज को ही इजाजत दी गई है, जिससे मार्केट में मोनोपोली को बढ़ावा मिलेगा। और यही प्राइवेट पार्टनर डिसाइड करने वाला पॉइंट ही मनीष सिसोदिया और आप सरकार के गले की हड्डी बनकर सामने आया। दिल्ली लिकर स्कैम। न्यू लिकर पॉलिसी अब तक दिल्ली लिकर स्कैम में बदल चुकी थी, जिसमें 2 मेजर एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पहली थी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और दूसरी थी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी। हालांकि ये दोनों ही केस आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी ये काफी हद तक अलग अलग थे। एक तरफ सीबीआई करप्शन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पड़ताल कर रही थी। इस पूरे मामले में जो चेहरे सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए थे वो थे दिल्ली सरकार के एक्साइज मिनिस्टर, जो दिल्ली के डिप्यूटी सीएम भी थे, यानी मनीष सिसोदिया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के मीडिया हेड विजय नायर, सांसद संजय गुप्ता, इस लिस्ट में और भी कई ऐसे पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का नाम शामिल है। पर क्या मनीष सिसोदिया ने रिश्वत ली थी? इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर रिश्वत नहीं ली थी तो वो अभी तक जेल में बंद क्यों है? ये समझने के लिए हमें इसे पूरे केस की टाइमलाइन को समझना होगा। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia was arrested by CBI. सीबीआई एंड ईडी केस टाइमलाइन। 17 अगस्त 2022 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के साथ साथ 14 और लोगों के खिलाफ केस फाइल किया, इंक्लूडिंग आर्टिकल 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आर्टिकल 477A फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में मनीष सिसोदिया के ऊपर यह चार्ज लगाया कि उन्होंने अनड्यू एडवांटेज लिया है। जी हां, जिसमें उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस का यूज किया फॉर करप्शन और इलीगल मीन्स। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि लिकर पर मिलने वाले 12% प्रॉफिट में से 6% प्रॉफिट पार्टी फंड में देने का दबाव बनाया गया और वो पैसा पंजाब और गोवा के इलेक्शन में यूज किया गया। इस मामले में सीबीआई ने कई बिजनेसमैन को भी गिरफ्तार किया, जिसमें से कुछ के मनीष सिसोदिया के घनिष्ठ संबंध भी पाए गए हैं। हालांकि सीबीआई को इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसमें खुद मनीष सिसोदिया ने पैसे लिए हों। पर क्योंकि ये मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है, इसलिए कई सारे छापेमारी और इन्वेस्टिगेशन के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 8 घंटे के इंटेरोगेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद ये इस मामले में पैसे के लेन देन को लेकर ईडी ने भी एक केस रजिस्टर्ड किया और सीबीआई की कस्टडी खत्म होते ही ईडी ने मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया, जो अभी भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। इस केस में ईडी ने संजय गुप्ता और समीर महेंद्रू की भी गिरफ्तारी की। इस केस की छानबीन के लिए केसीआर की बेटी के कविता तक से पूछताछ भी की गई और ये मामला अभी भी जारी है। हाल ही में 2 हफ्ते पहले भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। दोस्तों, इस पॉलिसी के लागू होने के बाद खुद एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस पर अपने आंकड़े भी निकाले थे, जो बिल्कुल शॉकिंग थे। क्योंकि एक तरफ जहां दिल्ली सरकार नई एक्साइज पॉलिसी के आने से माफिया राज खत्म करने और रेवेन्यू में 3500 करोड़ रुपए के इजाफे की बात कर रही थी, वहीं इसके नतीजे सरकार के दावों के ठीक उलट आए। 31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट में सरकार ने खुद माना कि भारी बिक्री के बावजूद रेवेन्यू का भारी नुकसान भी हुआ है, जिसकी वजह बताई गई होलसेल और रिटेल कारोबारियों ने लाइसेंस लौटा दिए थे, जिससे रेवेन्यू का नुकसान हुआ। दिल्ली सरकार को 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 1485 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो प्रेडिक्शन से 37.51% कम था। एक अनुमान के अनुसार अप्रैल 2022 के बाद से हर महीने रेवेन्यू में लगभग 194 करोड़ रुपए की कमी आई। इसके बाद सरकार ने नई शराब नीति वापस लेने का फैसला लिया, जो खुद इस मास्टर स्ट्रोक के फेलियर की कहानी सुनाता है।
तो आपको क्या लगता है, दिल्ली में पिछले 2 साल से चल रहे इस दारू के दंगल में कौन गलत है और कौन सही? और अगर इसमें अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द मिस्टिकल लैंड।